प्यारे बच्चों, आज हम कृषि भौतिकी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत मापन का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है ओस्टेट का प्रयोग। अब चलिए जानते हैं कि ओस्टेट का प्रयोग क्या है। जब भी हम किसी तार को लेकर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तार है, इसमें एक वैद्युत धारा आई हमने प्रवाहित करनी है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसको सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में ओस्टेट ने बताया था। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक तार ले लिया, चालक तार, उसमें धारा आई प्रवाहित की गई, तो उस तार के निकट एक चुंबकीय सुई रख दी गई। तो देखा गया कि चुंबकीय सुई में विक्षेप एनएस दिशा में हो जाता है। इस तरह से जब वैद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये जो चुंबकीय सुई है अपनी पुरानी स्थिति में, जिस स्थिति में वो रहनी चाहिए उसी स्थिति में वापस आ जाती है। पुनः अगर धारा को चेंज करके दूसरे डायरेक्शन से उस तार में प्रवाहित करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो चुंबकीय सुई है ये दूसरी दिशा में विस्थापित हो गई। इस तरह से ये पता चलता है कि जब भी हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार में चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसे चुंबकीय सुई के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय सुई में होने वाले विचलन की दिशा को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एम्पियर ने एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। उसे कहते हैं एम्पियर के तैरने का सिद्धांत। एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। एम्पियर स्विमिंग लॉ, स्विमिंग मतलब होता तैरना, ध्रुव का मतलब नियम। ये देखिए, यह ध्रुव है और यह ध्रुव है, एक चुंबकीय सुई लटक रही है। अगर हम कल्पना करें कि एक आदमी लेट कर ऐसे ही जैसे दिख रहा है चित्र में, सोकर तैर रहा है ऐसे दिशा में, तो जिस दिशा में उसका बायां हाथ रहेगा, जैसे हम ऐसे लेट रहे हैं और ये हमारा बायां हाथ है, तो जो चुंबकीय सुई है वह हमारे हाथ की तरफ जो रहेगा यन वाला ध्रुव, बाएं हाथ की तरफ वाला यन ध्रुव, इधर ही वो चुंबकीय सुई घूम जाएगी। इसी नियम को हम कहते हैं एम्पियर के तैरने का नियम। इस नियम के अनुसार जान लीजिए फिर से कि अगर हम कल्पना करें कि कोई मनुष्य तैर रहा है तो उसके बाएं हाथ की तरफ जो यन उत्तरी ध्रुव है चुंबकीय सुई का, वह घूम जाएगा। ये मनुष्य है, इसका ये बायां हाथ है, राइट हैंड, और ये इसका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की तरफ ही ये चुंबकीय सुई है और धारा देखिए इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, जिस दिशा में तैर रहा है उसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम ऐसे कल्पना करें तो क्या होगा, जिधर उसका बायां हाथ रहेगा उसी दिशा में जो चुंबकीय सुई का यन ध्रुव है वो घूम जाएगा ऐसे। यही है एम्पियर के तैरने का सिद्धांत। देखिए, जब भी किसी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन चुंबकीय क्षेत्रों को जानने के लिए हमने जो प्रयोग किया है, तो उससे पता चलता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं बनाता हुआ चलता है। इसे जानने के लिए आप लोहे के बुरादे को जब डालेंगे देखेंगे कोई क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जानने के लिए हमारे पास दो नियम हैं। इसमें से पहला नियम है हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। पेंच का मतलब होता है जो पेंच होती है जिसे हम स्क्रू कहते हैं वो, और दक्षिणावर्त का मतलब दाएं हाथ की तरफ। अगर हम कल्पना करें कि ये पेंच है
और पेंच को ऐसे ही हम जिस दिशा में पेंच को घुमाते हैं और ये आगे बढ़ती है, प्रवेश करती है, उसी दिशा में धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है, धारा इसी दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में पेंच अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, और हम दाहिने हाथ के अंगूठे से ऐसे पकड़े हैं। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो जिस दिशा में हमारा अंगूठा घूमेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं को ये प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इधर से ऐसे ही होगी। देखिए दिखाया गया है कि अंगूठे से पकड़ा है कोई व्यक्ति है, 4 उंगलियां दिखाई गई हैं और ये उसका जो पेचकस है वो दिखाया गया है, और यहाँ पे स्क्रू है। स्क्रू जो ऐसे करेगा तो ये स्क्रू आगे ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, तो बढ़ेगा, इसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस पेचकस के ऐसे घूमने की दिशा के साथ हमको चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होंगी, ये हमको दिखाई देगा। यही है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम या चुंबकीय बल रेखाओं को बताने का तरीका कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर रहेगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे ऐसे ऐसे तो पेचकस से खसता हुआ चला जाएगा। इसे देखिए पेचकस है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पेचकस है, नीचे भी है, उसको जब हम ऐसे कसेंगे तो अंदर प्रवेश करता जाएगा, तो जिस दिशा हमारा हाथ ऐसे घूम रहा है तो उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित होगी। यही है हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आगे है हमारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो चित्र में जैसे आपको दिखाया गया है, मान लीजिए कि कोई धारावाही चालक है और उसमें आई धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, और हम अपने दाएं हाथ को ऐसे बंद करके अंगूठे को ऐसे खड़ा कर लें, तो देखते हैं कि धारावाही चालक में जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह दिशा हमारा अंगूठा प्रदर्शित कर रहा है, और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमारे उंगलियों के घूमने की दिशा के अनुदिश होगी। उधर हमारी उंगलियां घूम रही हैं ऐसे, उधर ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इधर पीछे जान लीजिए कि अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को ऐसे खड़ा करके रखें तो देखते हैं कि जिस दिशा में हमारा अंगूठा है वह किसी चालक में आगे बढ़ रही धारा को प्रदर्शित करेगा, और चुंबकीय बल रेखाएं जो उत्पन्न होंगी वह उंगलियों के अनुदेश, उंगली के घूमने के अनुदेश, जिधर उंगली घूमी है उसी के अनुदेश हमको प्रदर्शित होगी। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित अनेक तरह के उपकरण बने हैं जिनके द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है, जिनमें से नंबर 1 है धारामापी, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, चल चुंबक धारामापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। दूसरा है चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीटर। देखिए चल चुंबक धारामापी में क्या होता है कि इसमें जो कुंडली है वो स्थिर रहती है। जब इस धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें के कारण जो ये चुंबकीय सुई है जो विक्षेप करती है, तो चुंबकीय सुई के विक्षेप को माप करके हम धारा की प्रवणता को नापते हैं। फिर से जान लीजिए कि जब चल चुंबकीय धारामापी में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के कारण कुंडली तो स्थिर रहती है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है उस विक्षेप के माध्यम से धारा की प्रवणता को हम मापते हैं। अब मूविंग मैग्नेट का मतलब इसमें चुंबकीय सुई जो है घूमेगी, मूविंग करेगी, मूव करेगी, इसे याद कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर धारामापी है। दूसरा है चल कुंडली धारामापी, इसका मतलब है अब की बात कुंडली हमारा रन करेगी। जब चल कुंडली धारामापी में हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे कि नाल चुंबक के बीच जो कुंडली हमारी लगाई जाएगी वह घूमेगी, और उसके कारण जो विक्षेप उत्पन्न होगा संकेतक के माध्यम से हम संकेतक इसमें लगा रहेगा, और उस संकेतक के माध्यम से
हम धारा की प्रवणता को ज्ञात कर लेंगे। इसमें कुंडली मूव करती है, घूमती है, और इसमें चुंबकीय सुई मूव करती है। अब हम आगे जानते हैं चल कुंडली धारा मापी के बारे में, जो है उसके बारे में जानते हैं। चल कुंडली धारा मापी, इसमें कुंडली होती है, जो हमें ऐसे दिखाया गया है, कुंडली होती है, और इसको फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से जोड़ रखते हैं। जो एक सिरा की पर कहीं से जुड़ा होता है पेज से, दूसरा सिरा पे ला करके एक स्प्रिंग जुड़ी होती है। उस स्प्रिंग को भी एक दूसरे संयोजक से जोड़ देते हैं, और यह एक बॉक्स नुमा होता है, और इसी के अंदर जैसे बॉक्स है, इसी के अंदर एक लोहे के बेलन रख देते हैं। ये लोहे का बना होता है, कहीं से भी ये कुंडली को स्पर्श नहीं करता है, कहीं भी इस बॉक्स को अंदर से वह स्पर्श नहीं करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब धारा प्रवाहित हो और कुंडली जब घूमे तो प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं उस कुंडली के तल में ही रहें। और इस युक्त के ऊपर एक अवतल दर्पण यंत्र लगा होता है, इसी के साथ लैंप और स्केल भी लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम रीडिंग को पढ़ सकें और धारा की प्रवणता को ज्ञात कर सकें। ये पूरा सिस्टम जो हमारा कोड कहलाता है, कोड जिसे कहते हैं, और जिसी से यहाँ दिखाया गया है। और ये एक नाल चुंबक है। नाल चुंबक होने का मतलब जो घोड़े के पैर में लगा होता है नाल ऐसे होता है, उसी के आकार का ये चुंबक है। एन और एस इसके दो ध्रुव हैं, इन्हीं ध्रुवों के बीच में इस युक्ति को लगाया गया है, और उसके बाद इसे व्यवस्थित कर दिया गया है। उसके बाद जब इस संयोजक तार के माध्यम से जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो कुंडली घूमने लगती है। तो इस स्थिति में दो बलयुग इस पर कार्य करते हैं। पहला है कि जो इस तार का ऐठन काम करता है अलग दिशा में, दूसरा है कुंडली के घूमने की दिशा में। तार इस दिशा में घूमता है और कुंडली इस दिशा में घूमती है, तो दोनों घूमने की दिशा विपरीत होती है और दोनों एक दूसरे के विरोध करते हैं। उसके बाद कुंडली जब स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो लैंप जो दर्पण लगा होता है, यह क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसी के द्वारा लैंप और स्केल की सहायता से हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं और धारा की प्रवणता को ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारी चल कुंडली धारा मापी है। यहाँ पे देखिए जो चुंबक है वो आकार में अवतलाकार होते हैं। अवतलाकार इसलिए कि ताकि हमको अगर त्रिज्य ज्ञात करना हो चुंबकीय बल रेखाओं की तो आसानी से ज्ञात कर सकें। यहाँ से त्रिज्य का ऐसे निर्माण करता हुआ दिखेगा, और देखिए बीच में कुंडली है और ये जो बीच में बेलन आपको दिख रहा है, इसी के अंदर ये लगा हुआ है, ये घूमेगा, लेकिन ये जो है बेलन है वहीं पे स्थिर रहेगा, और जो चुंबकीय बल रेखाएं देख रहा है कि यन ध्रुव से निकल रही हैं और यस ध्रुव की ओर जा रही हैं। तो ऐसे ही ये कार्य करता है। चलिए आगे जानते हैं कि इसमें कुछ दोष भी हैं। पहला दोष है कि जिस तार के द्वारा ये लटकाया जाता है फॉस्फर ब्रॉन्ज के माध्यम से, ये पतला होने की वजह से कभी कभी इसके टूटने का डर रहता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तार टूट जाता है। दूसरा है कि इसके जो दो बलयुग्म विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं वह भी इसको ज़्यादा उपयुक्त नहीं बनाते हैं। देखिए जो धारा इसमें प्रवाहित होती है वह धारा जो इस कुंडली में विक्षेप उत्पन्न कराती है वह धारा उस कुंडली के विक्षेपक कोण के समानुपाती होती है। इसलिए लिख सकते हैं I बराबर या I प्रोपोर्शनल टू थीटा। दो बलयुग्मों में से एक कुंडली का विक्षेपक युग्म, दूसरा बलयुग्म है तार का ऐठन। दोनों जो बराबर हो जाते हैं तो कुंडली वहीं पे विक्षेप होना रुक जाता है। तो ऐसे इसमें दो दोष हैं। पहला दोष क्या है? पहला दोष है तार पतला होने जैसे तार टूटने का खतरा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में सुविधा होती है। दूसरा है कि देखिए जो पहला दोष आपने जान गए हैं, दूसरा दोष है इसमें कि इसको सीधा रखना पड़ता है। जरा सा भी टेढ़ा होने पर क्या होता है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल करके गिर सकती है।
इसलिए इसको हल्का सीधा रखना पड़ता है। तो इन दोषों की वजह से या इन दोषों को दूर करके एक दूसरी चल कुंडली बनाई जाती है, उसका नाम है कीलकी धारा मापी। चलिए उसके बारे में जानते हैं। चल कुंडली धारा मापी में कुछ दोष होने की वजह से उन दोषों को दूर करके एक दूसरी कुंडली बनाएगी कीलकी धारा मापी पाइवोटेड कोइल गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें क्या करते हैं कि कुंडली को दो कीलों के बीच में झुलाते हैं और देखिए यहाँ पे चुंबक लगे हुए हैं एन और एस के बीच में कुंडली को झुलाते हैं। इसमें दो स्प्रिंग लगी होती है, एक ऊपर लगी होती है और एक नीचे। जब कुंडली में धारा तार के माध्यम से प्रवाहित की जाती है तो होता है कि एक स्प्रिंग अटती है और दूसरा कसता है। जब कुंडली दूसरी दिशा में घूमती है तो दूसरा स्प्रिंग अटता है और पहला वाला कसता है। तो इस तरह से इनके बीच भी आयतन युग्म कार्य करता है। और इसी कुंडली के साथ ही एक संकेतक जुड़ा होता है जो रीडिंग को दिखाता रहता है कि कितना विक्षेप हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि धारा जो है विक्षेप कोण के या विक्षेप के समानुपाती होती है। तो इस तरह से हम धारा की प्रवणता को ज्ञात कर लेते हैं। इस कीलकी कुंडली धारा मापी की द्वारा हम 10 की घात -6 एम्पीयर तक की धारा को नाप सकते हैं। देखिए इसमें दो स्प्रिंग रहती है, इसमें जब एक स्प्रिंग तो धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली की दिशा में घूमती है तो एक स्प्रिंग ढीला पड़ जाता है, दूसरा स्प्रिंग कसता है। फिर जब कुंडली दूसरी दिशा में घूमती है दूसरा स्प्रिंग ढीला पड़ जाता है, पहला स्प्रिंग कसता है। तो इस तरह से इनमें आयतन युग्म कार्य करता है। और इसी के साथ एक संकेतक लगा होता है जो ज़्यादातर एल्युमिनियम का ही बना रहता है, दिखाया गया है चित्र में। और संकेतक के ऊपर ही चिन्ह बने रहते हैं बराबर खानों में, जैसे 10, 20, 30 ऐसे करके। तो इसके माध्यम से हम ज्ञात कर लेते हैं कि धारा कितनी प्रबल है, कैसी है। रिचर कुंडली धारा मापी है और एन और एस दो चुंबक हैं जिन्हीं के बीच में इसको रखा गया है। चलिए आगे हम जानते हैं पार्श्वक्रम या शंट क्या होता है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है किसी परिपथ में लगाया जाता है तो परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण वो जल जाता है, उसके कॉइल जल जाते हैं, उसके तार जल जाते हैं, इसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो उससे इस क्षति से बचाने के लिए उस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। कम प्रतिरोध वाला इसका कम प्रतिरोध है जोड़ लेते हैं, इसे हम शंट कहते हैं, यस कहते हैं, जो हमारे गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित रखता है। चलिए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ से धारा आई आ रही है, यहाँ से धारा आई भी हो जा रही है और इधर धारा जा करके आई यस हो जा रही है। मान ले माना शंट का प्रतिरोध यस है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और धारा प्रवाहित हो रही है आई। यहाँ से धारा जाके दो हिस्सों में बढ़ जा रही है, आई एस और इधर आई जी। मान लें टोटल धारा कितनी होगी, आई बराबर आई एस प्लस आई जी के। मान लें कि इन दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न हो रहा है वी है, वी बराबर क्या हो जाएगा, आई एस गुणे एस बराबर आई जी गुणे कैपिटल जी। इन दोनों को बराबर कर दें हो जाएगा हमारा आई एस बटे आई जी बराबर जी बटे यस। ये हमारा एक व्यंजक प्राप्त हो गया। देखिए अब इसी की सहायता से हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों तरफ हम एक एक जोड़ दें, आई एस बटे आई जी प्लस 1 बराबर जी एस प्लस 1। आई जी का 1 में गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा आई एस प्लस आई जी बटे आई जी बराबर जी प्लस एस बटे यस। आई एस और आई जी मिला करके हो जाएंगे हमारे आई, समीकरण 1 जाएगा आई बटा आई जी इक्वल टू जी प्लस यस बटे यस। अगर हम आई जी निकालें कि गैल्वेनोमीटर में आई जी क्या है, गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई जी का मान, आई जी के वैल्यू निकालने तो आई जी इधर ले आइए, यस का आई में गुणा हो जाएगा, यस ऊपर चला जाएगा, जी और यस आ जाएगा नीचे, गुणे हो जाएगा ये आई। तो इस तरह हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में हमें संपूर्ण धारा का सिर्फ यस
बटे यस प्लस जी भाग ही पहुँचता है, बाकी भाग जो है बीच में ही रुक जाता है। अगर हमें चेक कर लें आई एस की वैल्यू कितनी है कि शंट में कितनी धारा पहुंच रही है पूरी धारा की, इसके लिए क्या करेंगे समीकरण एक को इसमें ध्यान से देखें तो आई एस बराबर हमारा हो जाएगा जी बटे एस गुणे आई जी। आई एस बराबर जी बटे एस गुणे आई जी। आई जी को ढूंढे कहाँ है, आई जी की वैल्यू यही आई है तो जाएगा यस बटे जी प्लस यस या यस प्लस जी गुणे आई। यस से यस कट जाएगा और बचा रह जाएगा हमारा जी बटे जी प्लस यस गुणे आई। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो यस आई एस का मतलब शंट में प्रवाहित धारा, आई एस में से जाएगी धारा इधर से निकल आएगी। तो जो शंट में हमारे धारा प्रवाहित हो रही है वह कितनी है, संपूर्ण धारा आई का मात्र जी बटे जी प्लस एस भाग ही शंट में पहुंच रहा है। और गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा पहुंच रही है, आई जी का मतलब जी का मतलब गैल्वेनोमीटर है, तो आई जी धारा क्या है गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा है। इसकी वैल्यू जाएगी एस बटे एस प्लस जी गुणे आई। थैंक यू।